Hello everyone, my name is Prashant and I'm recording this video for Unacademy Star Program. Guys, my subject is economics और इकोनॉमिक्स में मैं आज आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो है मॉनेटरी पॉलिसी। तो गैस मॉनेटरी पॉलिसी जून 2024 में फ्रंट पेज की हेडलाइन थी और एक यूपीएससी एस्पिरेंट को मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यूपीएससी एस्पिरेंट को अखबार या करंट अफेयर्स पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए, जिसमें अगर देखें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो हमें पढ़ाया जाता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है उन्हें अच्छे से समझ सकें। तो मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन आपके इसके स्टैटिक पार्ट से भी आते हैं और इसके करंट अफेयर्स के पार्ट से भी आते हैं। तो जब हमें स्टैटिक पार्ट समझ में आता है तब हम उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है उसे भी आसानी से समझ पाते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का गाइस जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। अब किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हमें कैसे पता चलती है? जब उस देश की जीडीपी बढ़ रही होती है और जब देश की जीडीपी बढ़ती है गए तो देश में बेरोजगारी क्या होती है? कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। अब देखिए जो जीडीपी होता है दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। जीडीपी जो होता है ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अनएम्प्लॉयमेंट के। अगर जीडीपी बढ़ेगी, देखो जीडीपी देश के व्यापार को शो करता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में से बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी अगर बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी और जीडीपी अगर कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो हमारी कंट्री का जो इकोनॉमी का जो कंट्रोल है वो हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है और हमारी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो पॉलिसी बनाती है वो फिस्कल पॉलिसी। आने वाले सेशनों में हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कर रहे हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी कंट्री में बनाता है वो बनाता है सेंट्रल बैंक। हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गैस मैंने क्या बोला, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी का कंट्रोल हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक के हाथ में भी होता है और हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के हाथ में भी होता है और दोनों मिलके हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था को चला रहे होते हैं। सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री में बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए और देश के जो फाइनेंशियल गोल्स है, इकोनॉमी से रिलेटेड गोल्स है उन्हें अचीव करने के लिए। और इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी कंट्री की इकोनॉमी से रिलेटेड जो गोल्स है उन्हें अचीव करने के लिए बनाता है फिस्कल पॉलिसी। तो मैंने जैसे कि बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम आगे जो पॉलिसी जो बनाई जाती है फिस्कल पॉलिसी वो डिस्कस करेंगे। इस सेशन में मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा मॉनेटरी पॉलिसी करूंगा। तो ध्यान से इस पॉलिसी को समझिए क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था को ये पॉलिसी चलाती है और यही हमारी कंट्री के जो भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उन्हें अचीव करने में हेल्प करती है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी का वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी आर्थिक विकास। अब आर्थिक विकास किसी भी देश में कब आता है? आर्थिक विकास किसी भी देश में, आर्थिक स्थिरता, विकास का मतलब तो जीडीपी का बढ़ना होता है। आर्थिक स्थिरता किसी भी देश में तब आती है जब वहां पर व्हेन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आर कंट्रोल। तो गैस इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति और डिफ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं अपस्फीति। तो जब किसी भी कंट्री में महंगाई और मंदी कंट्रोल में रहती है तब वो अर्थव्यवस्था स्थिर होती है। इस समय अगर आप देखो कि जून की करंट अफेयर्स में ही है कि आरबीआई को सेंट्रल बैंक का अवार्ड दिया गया है लंदन की सोसाइटी के द्वारा। तो गैस आरबीआई को ये अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि बिकॉज ऑफ आरबीआई रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसीज की वजह से आरबीआई को ये अवार्ड दिया गया। क्यों? क्योंकि इस समय अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो इस समय लॉस में है। इस समय आप देखोगे यूएस, यूके या अदर कंट्रीज में रिसेशन चल रहा है, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है। इंडिया की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी का जो कारण है गाइस वो मॉनेटरी पॉलिसी है। द रीजन बिहाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ आवर कंट्री इज मॉनेटरी पॉलिसी। सो ड्यू टू दिस पॉलिसी आवर कंट्री इकोनॉमी इज स्टेबल। तो गाइस इस सेशन में अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो किस हद तक समस्याएं आ जाती हैं। आरबीआई एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी को चलाने में। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि हमारी इकोनॉमी की क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का आरबीआई किस तरीके से निवारण करता है। तो देखिए गाइस
ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है ये समस्याएँ हैं। ये आर्थिक समस्याएँ होती हैं किसी भी देश की, जो किसी भी देश को बुरी तरीके से डुबा ले जाती हैं। ठीक है? तो हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन समस्याओं के बारे में भी समझेंगे और ये समझेंगे कि आरबीआई अपनी पॉलिसी के थ्रू किस तरीके से इन समस्याओं को सॉल्व करता है। तो गाइस पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफ्लेशन के बारे में। डिफ्लेशन क्या होता है? तो देखिए पहली बात तो मैं आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का एक बेसिक सिनेरियो बता देता हूँ। इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन कैसे आता है? जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। तो प्राइस अगर बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है? इन्फ्लेशन आ रहा है। प्राइस का बढ़ना यानी महँगाई आना, इन्फ्लेशन को सरल भाषा में महँगाई बोलते हैं। और अगर महँगाई आती है, तो इसका जो इफ़ेक्ट जो पड़ता है मार्केट में जो इफ़ेक्ट पड़ता है गाइस, वो उसका इफ़ेक्ट जो पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है कंज़्यूमर पर। क्योंकि वही बात है कि अगर कोई चीज़ महँगी होती है, कोई चीज़ पहले ₹10 की थी, अब ₹20 की आ रही है, तो आपकी जेब में ₹10 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, आपकी जेब में से ₹10 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट कंज़्यूमर पे पड़ता है, ठीक है? और डिफ्लेशन की अगर बात करें, डिफ्लेशन कब आता है? डिफ्लेशन अगर आप देखोगे, तो जब मार्केट में डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है, तो प्राइस क्या होते हैं गाइस? प्राइस कम होते हैं और प्राइस अगर कम हो रहे हैं, तो इसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है, वो पड़ता है प्रोड्यूसर पर। प्रोड्यूसर यानी व्यापारी पर। तो गाइस हमारा जो मार्केट चलता है, वो कंज़्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों से मिलके चलता है। तो अगर प्राइस हद से ज़्यादा बढ़ रहे होंगे, तो कंज़्यूमर के लिए हार्मफुल है और प्राइस हद से ज़्यादा कम हो रहे होंगे, तो वो प्रोड्यूसर के लिए हार्मफुल है। ओके, तो गाइस अगर इन दोनों को ही कंट्रोल नहीं किया गया, यानी इकोनॉमी में अगर स्टेबिलिटी नहीं लाई गई, तो इकोनॉमी में क्राइसिस आ जाते हैं। और ये स्टेबिलिटी जो हमारी कंट्री में लेके आता है, वो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक लेके आता है। और ये इनस्टेबिलिटी आती क्यों है? ये इनस्टेबिलिटी आती है अगर मार्केट में देखो, इन्फ्लेशन कब आता है? जब मार्केट में ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगे। ज़्यादा डिमांड कब बढ़ती है? जब मार्केट में लोगों के पास ज़्यादा ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है? तो मनी का अगर फ्लो ज़्यादा है मार्केट में, तो डिमांड बढ़ने लगती है और मनी का अगर फ्लो कम है, तो डिमांड कम होने लगती है। तो मनी के फ्लो को जो कंट्रोल करता है गाइस, वो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है, दैट इज़ आरबीआई। ओके। अब हम आगे समझेंगे कि अगर पहले हम एक-एक समस्या को समझेंगे। पहले हम डिफ्लेशन को समझेंगे, फिर हम इन्फ्लेशन को समझेंगे। तो इस सेशन में मैं आपके साथ एक जो समस्या पहले डिस्कस करने वाला हूँ, वो है डिफ्लेशन। कि अगर डिफ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है, तो वो किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को हार्म करता है, ठीक है? तो इसे मैं नेक्स्ट फर्स्ट पेज में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डिफ्लेशन की। तो देखिए गाइस डिफ्लेशन जो है, ये कैसे आता है? मैंने आपको बताया जब मार्केट में डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो प्राइस क्या होने लगते हैं? कम होने लगते हैं। प्राइस कम होते हैं और प्राइस अगर इस पॉइंट तक कम हो रहे हैं कि जहाँ पे प्रोड्यूसर को लॉस होने लगे, तो प्रोड्यूसर फिर वहाँ पर एक एक्सट्रीम डिसीजन लेता है। देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर अगर व्यापार करने यानी बिज़नेस करने उतर रहा है मार्केट में, वो तब व्यापार करना पसंद करता है जब उसका रेवेन्यू ज़्यादा हो और खर्चे कम हो। यानी अगर हमने ₹500 लगाए हैं, तो ₹1000 इनकम हो। लेकिन अगर प्राइस कम होते हैं और कई बार क्या होता है मार्केट ऊपर-नीचे जाता है, तो मार्केट ऊपर-नीचे जाता है तो वो अगर प्राइस कम करता भी है, तो वो इस हद तक प्राइस कम करेगा कि उसका कम से कम खर्चे और रेवेन्यू बराबर हो। लेकिन अगर उसे प्राइस इस हद तक कम करने पड़ रहे हैं, जहाँ उसका रेवेन्यू कम हो गया और खर्चे ज़्यादा हो गए, तब वो इस पॉइंट पर आके वो डिसीजन मेकिंग लेता है कि भाई अब हम क्या करेंगे, अपनी जो कंपनी है, अपनी जो इंडस्ट्री है, उसे क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो ये गैस क्या होता है? लॉस का पॉइंट होता है और लॉस के पॉइंट पर आके जो कंपनी है, वो डिसीजन लेती है शट डाउन होने का। और जब कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री शट डाउन होती है गैस, तो उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री की जीडीपी पर पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि जीडीपी हमारी कंट्री के व्यापार को शो करता है। अब अगर कंपनियाँ बंद होंगी, तो हमारी कंट्री की जो जीडीपी है गैस, वो क्या होगी? गिरेगी। और जीडीपी गिरेगी, व्यापार गिरेगा, व्यापार लॉस में जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट गैस क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में बढ़ेगा। ओके, तो मैं जैसे कि मैंने बोला था जीडीपी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो जीडीपी गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये मैक्रो लेवल पे बढ़ रहा है। यानी मैक्रो लेवल पे एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है और प्राइसेस क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो देखिए अब अनएम्प्लॉयमेंट
यहाँ पर जो आया हुआ है, ठीक है? ये जो अनएम्प्लॉयमेंट आया हुआ है, इसे हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर कोई भी इंडस्ट्री लॉस में जाती है, तो उस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बेरोज़गार होते हैं, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं और हमारा जो मार्केट है वो एक-दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक इंडस्ट्री लॉस में जाती है, तो उसका इम्पैक्ट दूसरी और इंडस्ट्रीज़ पे भी पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हाउसिंग इंडस्ट्री को ले लो, अगर हाउसिंग इंडस्ट्री में डिमांड कम हो रही है, तो वहाँ पर क्या उसकी सप्लाई ज़्यादा है, तो हाउसिंग के जो प्राइसेज़ हैं वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हाउसिंग इंडस्ट्री लॉस फेस कर रही है। और अगर हाउसिंग इंडस्ट्री या रियल एस्टेट इंडस्ट्री लॉस फेस करेगी, लोग हाउस की डिमांड नहीं करेंगे, लैंड की डिमांड नहीं करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर वो इंडस्ट्री लॉस में जाएगी, तो उसके साथ जितनी और भी एसोसिएट इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी लॉस में जाएँगी। चाहे वो आपकी टाइल्स इंडस्ट्री हो, चाहे वो सैनिटरी से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी सीमेंट हो, ब्रिक्स हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, सारी इंडस्ट्री लॉस फेस करेंगी। और उन इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो भी क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे। तो गाइस इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपका आता है ड्यू टू डिफ्लेशन। ठीक है? अब अगर बात करें, ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है मार्केट में, वो आ रहा है मार्केट में ये डिफ्लेशन की वजह से, या मार्केट में जो बड़ी इंडस्ट्री अगर लॉस में जाती है, तो उसकी वजह से और इंडस्ट्रीज़ अगर लॉसेस फेस करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं गाइस डोमिनो इफेक्ट। उसे हम बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। ठीक है? डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। तो जैसे कि डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, आपने देखा होगा, एक बहुत सारे क्यूब रखे रहते हैं, एक गिराओ, सारे गिरते चले जाते हैं। तो इसी को ही हम डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं कि अगर एक इंडस्ट्री लॉस में जाती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको हाउसिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, कि अगर वो इंडस्ट्री लॉस में जाती है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे मार्केट में पड़ता है। तो गैस यहाँ पर मैं आपको अपने इस सेशन में यहाँ पर आपके साथ इसमें इस इसे मैं यहाँ पर आपके साथ कंक्लूड करता हूँ यहाँ पर, कि डिप्लीशन अगर कंट्रोल नहीं होता है, तो वो समस्याएं बढ़ने लगती हैं, और ये प्रॉब्लम है, और इसका जो गैस सॉल्यूशन है, वो मॉनेटरी पॉलिसी है। तो गैस इस सेशन में हमने कुछ प्रॉब्लम की बात करी। नेक्स्ट सेशन में गैस हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, कि अगर हमें डोमिनो इफेक्ट को रोकना है, इस साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को रोकना है, तो हम किस तरीके से, यानी हम मतलब आरबीआई आरबीआई किस तरीके से अपनी इस पॉलिसी के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो गैस यहाँ पर हमने देखा कि ये डिफ्लेशन जो है वो एक प्रॉब्लम है, और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, सॉल्यूशन है। अब इस सेशन में मैंने आपके साथ प्रॉब्लम डिस्कस करी है, अगले सेशन में गैस मैं आपके साथ सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा। तो आई होप गैस कि आपको इस सेशन पसंद आया होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू।